हेलो फ्रेंड्स, एच.एस. राणा अगेन हियर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एच.एस. का एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है। तो उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा क्योंकि पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है आपको, इससे पहले कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाए। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें, सिलेबस को समझें। बट उससे पहले मैं समझता हूं कि आपको अगर पैटर्न का पता होगा कि किस प्रकार का एग्ज़ाम है, किस तरह की स्टेजेस होती हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कितनी स्टेजेस होती हैं। तो दिस एग्जाम हैज 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती हैं इस एग्जाम की। पहला इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जाम, ओके। 1, 2 इज मेंस एग्जाम, मेंस। थर्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये 3 एग्जाम होते हैं। इन एग्जाम को जब आप स्टेज वाइज पास करते हो चले जाएंगे तो फिर आप एक बड़े अधिकारी बन जाते हो, और वो जो आनंद मैंने बताया, एक जीवन का एक वो लक्ष्य अचीव कर लेते हो जहां पर आपकी लाइफ में सुकून होगा, पीस होगी, अथॉरिटी होगी, स्टेटस होगा, पावर होगी। तो वो सारी चीजें होती हैं इन 3 स्टेजेस को पार करने के बाद। आप गेम खेलते हो ना, बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं या खेलते होंगे, आप थोड़े बड़े हो गए होंगे तो आप नहीं खेलते होंगे, लेकिन पहले होकर के गेम खेलते हैं। तो पहली स्टेज है, उसको पार करने के बाद जब जाते हैं थोड़ी डिफिकल्ट से जाती है, उसके बाद फिर और डिफिकल्ट से जाती है। गेम्स में भी ऐसे होता है। तो आपको इस चीज को समझना है कि पैटर्न इस एग्जाम का क्या है। 3 स्टेजेस होती हैं। तो जो प्रीलिम्स है, कहते हैं कि इसमें करीब 30 और 40 हजार के बीच में एप्लीकेशंस भरी जाती हैं। 30 से 40 हजार के बीच में एप्लीकेशंस आती हैं जब एग्जाम की नोटिफिकेशन होती है। तो प्रीलिम्स के लिए वो सारी एप्लीकेशंस आती हैं। बट अपियर कितने होते हैं? एक्चुअली अपियर कितने होते हैं? 50% ऑफ दिस, अप्रोक्सीमेटली। ये एवरेज ले रहा हूं मैं, ऐसा कोई फिगर फिक्स नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ये देखने में आया ओवर द ईयर्स कि 30-40 हजार के बीच में एप्लीकेशन सबमिट होती हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो 50% ही होते हैं जो एग्जाम के हॉल तक पहुंचते हैं। अब अगेन मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए यहाँ से 20,000 बच्चे एग्जाम देने आ जाते हैं, ठीक है, 50% के हिसाब से। तो उसमें अबाउट अगेन 50% ही सीरियस होते हैं, सीरियस, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सोचा होता कि मुझे सच में एचएस करनी है, मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, तो वो इतने परसेंटेज रहती है। अब होता क्या है कि ये सभी आ जाते हैं और इसके 2 पेपर्स होते हैं। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, ओके। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू। मार्क्स होते हैं 200, ओके। सो एक क्वेश्चन हुआ 2 नंबर का, तो आपके पास ये आ गया। फिर आता है सी सेट। सी सेट क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट आपका। अगेन इसमें भी 100 एमसीक्यू होते हैं और ये भी 200 मार्क्स का होता है, ओके। एक तरह की छंटनी परीक्षा होती है, ये छंटनी हो जाती है। जो सीरियस बच्चे हैं, जिन्होंने सच में ठान रखा है और एक ड्रीम के रूप में एचएस एग्जाम को देखते हैं और खुद को एचएस अधिकारी के रूप में विजुअलाइज करते हैं, वो तैयारी करते हैं सीरियसली। ये 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स, ठीक है। सेम डे होते हैं, सेम डे, सुबह शाम। तो ये भी इनका फीचर है। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ओके। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। इसलिए आप हर क्वेश्चन को तुक्का लगा करके नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से गेस करने का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट होता है, वो सिखाया जाएगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस। तो ये ऐसे तुक्के से नहीं कर सकते, गेस से नहीं कर सकते। आप जिस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% श्योर शॉट होगा उसी को आप कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज गलत हो गया तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। अब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि उसके बाद
जो ये वाला पेपर है भाई साहब, ये ओनली क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग। जो सी सेट एग्जाम है वो क्वालिफाइंग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 33 मार्क्स लेने हैं। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका ये वाला पेपर जिसमें आपकी मेरिट बनती है जनरल स्टडीज, ये चेक होता है। इसकी इवैल्यूएशन तब होती है जब आप इसमें पास हो जाते हो। इसलिए सबसे पहले आपका ये चेक करते हैं, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो, 33% पास मार्क्स ले लेते हो, तो फिर आपका अगला पेपर चेक किया जाएगा। तो मेरिट बनेगी आपकी यहां से, ठीक है, 200 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के लिए। ओके, इसमें से आप कितना स्कोर करते हो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। कट ऑफ स्कोर का क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के कितनी वैकेंसीज हैं और कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, उस हिसाब से कट ऑफ स्कोर फिक्स होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मेरिट बनती है आपके जनरल स्टडीज के पेपर पे। अब आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। एचएस का मेंस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, क्योंकि इसके आधार पर ही आप आगे इंटरव्यू में पहुंचोगे। ये नेक्स्ट स्टेज है प्री के बाद, इसलिए थोड़ी डिफिकल्ट जरूर होगी। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे और उसका जो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, आपने उसको डिटेल में लिखना है, हाथ से लिखना पड़ेगा, टिक मार्क नहीं करना है, एमसीक्यू टाइप नहीं होता है ये। इसलिए इसका जो सिस्टम है डिस्क्रिप्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। ओके, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। अब क्या हुआ, सबसे पहले पेपर वन में क्या होता है, इंडियन लैंग्वेज, हिंदी। नॉर्मली यहां नॉर्थ इंडिया में हम हिंदी लेते हैं, तो ये होता है 100 मार्क्स का। ओके, 100 मार्क्स। पेपर 2 होता है इंग्लिश लैंग्वेज, अगेन 100 मार्क्स। ठीक है, ये दो पेपर हो गए, 100-100 नंबर के होते हैं, ये भी क्वालिफाइंग होते हैं, ये भी आपको क्वालिफाई करने होते हैं। इन पेपर्स के मार्क्स भी आपके मेरिट के लिए ऐड नहीं होते हैं। पेपर 3 ऐसे 100 मार्क्स, गॉट इट। ऐसे पेपर के दो सेक्शंस होते हैं, जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दी होंगी उस हिसाब से आपको प्रत्येक सेक्शन में से एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। गॉट इट। नाउ पेपर 4 GS 1, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का है। पेपर 5 GS पेपर 2, 200 मार्क्स। समझ रहे हैं, ये जो जनरल स्टडी के पेपर हैं आप समझ रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके मार्क्स अधिक होते हैं, तो उसमें स्कोर करने का जो एक सिस्टम होता है वो ज्यादा होता है। अब सारा सिस्टम जो है जनरल स्टडीज के ऊपर फोकस हो गया है। हमारे टाइम में थोड़ा सिस्टम अलग था, उस टाइम ऐसे भी एक ही होता था, 2000 वर्ड्स में लिखना होता था, बट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू राइट 2000 वर्ड्स। इफ यू हैव नॉलेज, if you have good knowledge, good command over certain areas of subjects, तो तब कर सकते थे। करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 6 GS 3, जनरल स्टडीज 3, 200 मार्क्स। ओके, अब आता है पेपर 7। इसमें क्या होगा, ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। अच्छा, एक पेपर जो होता है वो होता है ऑप्शनल। ये जो 27 या 30 के आसपास ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं,
उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसपे आपकी अच्छी मास्टरी हो। तो ये भी 200 नंबर का होता है, लेकिन 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 ये 100 मार्क्स एंड 2 100 मार्क्स। ओके, सो यू गॉट माय पॉइंट। सो ये हो गया, इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जैसे सीसेट का सिस्टम था, पहले इनकी इवैल्यूएशन होती है। अगर आप इन लैंग्वेज पेपर में पास हो जाते हो, तभी आपकी फर्दर पेपर की इवैल्यूएशन होती है, तभी आपके फर्दर आंसर शीट की इवैल्यूएशन होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये जो मार्क्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितने नंबर का है? 600 मार्क्स का है, ठीक है। ऐसे कितने हैं? 100 मार्क्स का है। ऑप्शनल कितने का है? 200 मार्क्स का है। तो आपका टोटल 900 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। आपकी यहाँ मेंस में 900 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। अगर आप इसमें compete करके एक कंफर्टेबल पोजीशन पा लेते हो मेरिट में, तो आपकी सिलेक्शन होगी और आपको फिर आगे इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये समझना है आपने, 900 नंबर में से आपको मेरिट बनती है, 900 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है। और आपके कितने पेपर हुए? आपके पेपर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब एक ही सब्जेक्ट के 2 हैं, लेकिन पेपर तो 8 हुए ना। तो उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, जिनमें से पहले 2 जो लैंग्वेज के होते हैं, उनके मार्क्स मेरिट की तरफ नहीं जुड़ते हैं। बाकी जो रिमेनिंग है, उनके मार्क्स आपके जुड़ते हैं, 900 मार्क्स। ओके, तो दिस इज मेंस। तो यहाँ पर आपको कंफर्टेबली क्वालिफाई करके एक पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी मेरिट में। अब जो मेंस में 2 पेपर हुए, इंग्लिश और हिंदी, ये कोई बड़े हाई लेवल के नहीं होते हैं, ये सिंपली क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसलिए मैक्सिमम 10th और 12th लेवल के होते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको अंडरमाइन करते हैं, इसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए कई बार वो इन पेपर में ही रह जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश को पास नहीं कर पाते हैं। और अल्टीमेटली चाहे बाकी जनरल स्टडीज और ऑप्शनल में उनकी अच्छी स्कोरिंग होती है, लेकिन वो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई ना करने की वजह से इस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इक्वली इसको भी वेटेज देनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? जनरल स्टडीज, जिसका 600 मार्क्स का टोटल मार्क्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जनरल स्टडीज, जिसके जो वेटेज है 600 है। तो 600 में से अगर आपकी अच्छी पोजीशन आ जाती है, तो आप मेरिट में कहीं ना कहीं स्टैंड हो जाते हैं, है ना। देन ऐसे ऐसे 100 मार्क्स का है। अगेन वी कांट अंडरमाइन इट्स इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये होगा करंट अफेयर्स के ऊपर, या जो जो ऐसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई टॉपिक आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं जो हमने करंट अफेयर्स में स्टडी किए होते हैं। करंट अफेयर्स क्लब्ड विद योर सब्जेक्ट नॉलेज, जो जनरल स्टडी आपने स्टडी की होती है, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर आप करंट अफेयर्स को इवेलुएट करते हैं, उनका मिक्स क्रिएट करते हैं, और फिर आप एक अच्छा एसे लिख सकते हो। आपको किसी इशू का, किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक का बैकग्राउंड भी पता होता है, और आप करंट में उसको रिलेट कर पाते हो। दैट इज वेरी गुड एसे। ओके, तो एसे के दो टॉपिक लिखने होते हैं ऐसे पेपर में, जो अलग अलग सेक्शन में दिए होते हैं। ओके, so this is also very important, 100 marks. Okay, so third is optional. अब ऑप्शनल आपको इस हिसाब से चूज करना होता है जिस पे आपकी मास्टरी होती है, अच्छी कमांड होती है। वेरी सिंपल, जब आपका सब्जेक्ट जिसमें आपने कोई मास्टर्स की है, या बिना मास्टर्स के भी आपने अच्छी स्टडी की है, और एक डिटेल में आपने उसका पूरा पोस्टमार्टम किया हो सब्जेक्ट का, और बहुत प्रैक्टिस की हुई है, वही सब्जेक्ट आपको इसमें ऑप्ट करना होता है, रखना होता है, चूज करना होता है, ताकि आपकी मैक्सिमम इसमें स्कोर हो जाए। तो ये जो है, इसको हम तैयारी करते हैं इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली हमें फोकस का एरिया होता है, जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। अब होता है पर्सनालिटी टेस्ट। देखिए, ये होता है पर्सनालिटी टेस्ट, इट इज नॉट इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी टर्म होती है जिसमें आपके नॉलेज को चेक किया जाता है, बट यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, क्योंकि आपका नॉलेज कमीशन ने चेक कर लिया हुआ है। प्रीलिम स्टेज को क्वालिफाई किया, आप फिर इतने बड़े डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपने मेंस को देखा, उसको क्वालिफाई किया, और आप थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट।
उसमें नॉलेज चेक हो चुका है, आप अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, आप उस स्टेज तक पहुंचे हो। इसके बाद क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? क्या छोटा-सा प्रेशर देने से आप नर्वस हो जाते हो? क्या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, जहाँ पर आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो? क्या आप सच बोलते हो? कितना कंटेंट आपका झूठ का होता है कहीं आंसर में? ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो बोर्ड बैठता है, बहुत हाइली एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, बहुत सीनियर लोग होते हैं, उन्होंने लाइफ देख रखी होती है। वो लोग इस आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि कोई शैलो पर्सनैलिटी तो नहीं है। एग्ज़ाम तो क पास कर लेते हैं सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो एग्ज़ाम पास करके ऐसे पहुँच जाते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर गलत सिलेक्शन हो जाए व्यक्ति की, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं है उसमें, वो बहुत जल्दी डगमगा जाता है या किसी प्रेशर में आ जाता है, तो फिर वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है और वो अगर ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है, तो प्रशासन में डिज़ास्टर हो जाता है। बहुत गलत हो जाएगा, गलत फैसले होंगे, गलत तरीके से पब्लिक के इश्यूज़ को हैंडल किया जाएगा, सिचुएशंस को प्रॉपर्ली असेस नहीं किया जाएगा ऐसे लोगों द्वारा। इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम। So you have to prepare for this examination in a very, very, very meticulous way. The important part of exam, and you have to prepare for this part of test very, very meticulously. If you have proper knowledge, if you have proper stable mind, if you have good mental health, only then you can pass this test. So this is very particular test where your personality is judged by the senior people. So this is for 150 marks. बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं आता था, यू शुड स्ट्रेटवे से नो। वो सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, लेकिन हम तैयारी इसकी अभी से कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन जो हमारे बच्चे हमारे पास एकेडमी में ये कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को हम अभी से ही टॉपिक देते हैं। टॉपिक पे बोलने के लिए उनको कहा जाता है। कई बार हम उनको ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं और एक टॉपिक दे करके कुछ बच्चों को कहेंगे इसके फेवर में बोलिए, कुछ हम बच्चों को बोलते हैं कि इसके अगेंस्ट बोलिए। तो उस हिसाब से फैक्ट्स को बैलेंस करने का एक प्रैक्टिस हो जाती है, अनुभव हो जाता है और फिर जो बच्चा है जब बोर्ड के सामने बैठता है, सफिशिएंटली कैपेबल होता है कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन आगे से आएंगे उनको हैंडल करना है और किस प्रकार से अंडर प्रेशर नहीं होना है। ये सारी चीजें जो है हम अभी से जो सिखा रहे हैं। तो ये है। देन आपका टोटल एग्जाम हो गया 900 प्लस 150 इक्वल टू 1050। आपका टोटल एचएस का एग्जाम जो होगा मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए, दैट इज ऑफ 1050 मार्क्स। ओके, तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर आपके एग्जाम का। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के कितने पेपर आएंगे और किस किस पेपर के ऊपर कितनी कितनी वेटेज दी हुई है, कितने मार्क्स उसके लिए रखे गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। ये सारी बातें सीखना आपके लिए जरूरी है। मैं समझता हूँ मैं पैटर्न आपको ब्रीफ में समझा पाया हूँ, मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, बट अगेन आई वांटेड टू मेक यू क्लियर कि कौन कौन सी स्टेज होती है, किस स्टेज में कौन कौन से एरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे पूरा एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बैलेंस तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है। आपको हर स्टेज का पूरा डिटेल्ड पता होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।